बहुत बड़ी विफलता रही कि वो सिचुएशन को एसेस नहीं कर पाए। उनको लगा कि शायद इजराइल, अमेरिका, ईरान पर हावी हो जाएंगे और सब कुछ उनके हिसाब से होगा। लेकिन जहाज पे जो खतरा है और जो ईरान की तरफ से अटैक है वो रुक नहीं रहा है। इसके कारण कोई भी जहाज मालिक अपना जहाज उस रास्ते से ले जाने को तैयार नहीं है। खाड़ी के देशों का तेल का दोहन अमेरिका करता रहा। उधर से बहुत अच्छा अंतर्राष्ट्रीय फायदा उठा सकते थे। आज हमको कोई दिक्कत नहीं होती, युद्ध होता है। जो किया है उसका खामियाजा तो जनता को उठाना पड़ेगा। इन लोगों ने तो पूरा खोल दिया, 100% एफडीआई। भैया आओ, हमारे देश को लूट करके अपने देश को लेके जाओ। तेल और गैस की सप्लाई के लिए बेहद अहम माने जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इसी के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। भारत समेत कई देश में गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने की आशंका जताई जा रही है और कुछ जगहों पर कीमतों में बढ़ोतरी शुरू भी हो चुकी है। गैस के बढ़ते दामों से आम जनता परेशान है। घरेलू बजट पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। बढ़ती गैस की कीमतों और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हालात पर विशेष बातचीत के लिए देखिए आज की हमारी इस एडिशन में कैप्टन आलोक के अपने तर्क। देखिए, अभी जो ईरान के साथ सबसे बड़ा भारत का एक प्रॉब्लम रहा कि हम लोगों ने अपने बहुत परम मित्र को खो दिया और ये भाजपा सरकार की बहुत बड़ी विफलता रही कि वो सिचुएशन को एसेस नहीं कर पाए। उनको लगा कि शायद इजराइल, अमेरिका, ईरान पर हावी हो जाएंगे और सब कुछ उनके हिसाब से होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ईरान जो है वो आज के डेट में जलडब्रू मध्य, जो स्टेट ऑफ होमर्ज कहा जाता है, उस खाड़ी को ब्लॉक करने में कामयाब है। अमेरिकन सारी फोर्सेस वहां लगी हुई है उसको खोलने के लिए। लेकिन जो जहाज पे जो खतरा है और जो ईरान की तरफ से अटैक है वो रुक नहीं रहा है। इसके कारण कोई भी जहाज मालिक अपना जहाज उस रास्ते से ले जाने को तैयार नहीं है। तो मामला ये है कि जब भारत को, और ये बहुत ही पुराना एक ईरान का डिमांड रहा इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि हर देश को ये अधिकार है कि 12 नॉटिकल माइल का जो एरिया होता है वो उस देश का एरिया कहा जाता है। जैसे भारत की जो समुद्री सीमा है वो भारत की जो लैंड सीमा है उससे 12 नॉटिकल माइल दूरी तक होती है। ईरान के अगर 12 नॉटिकल माइल के इस अंतरराष्ट्रीय कानून को ईरान के लिए दिया जाता है तो स्टेट ऑफ होमर्ज ईरान का हो जाता है, जो ईरान पहले से डिमांड करता रहा कि जब सारा देश सिंगापुर अपनी समुद्री सीमा को सिंगापुर का मानता है, भारत अपनी समुद्री सीमा के 12 नॉटिकल माइल के अंदर के एरिया को अपना मानता है, तो भाई ईरान अपने 12 नॉटिकल माइल के एरिया को ईरान का क्यों नहीं मान सकता है। तो लोग, उनको कहना था कि ये क्योंकि अंतरराष्ट्रीय रास्ता, ये कई देशों का गुजरने का रास्ता है, उसका सामान गुजरने का रास्ता है। तो भाई सिंगापुर भी तो कई देशों के सामान गुजरने का रास्ता है, पनामा भी तो कई देशों के सामान गुजरने का रास्ता है, सुएज कैनाल भी तो कई देशों के सामान गुजरने का रास्ता है। पूरी दुनिया का जितना भी ऐसा संकरा रास्ता है सारा उस देश का रास्ता होता है। तो फिर ये स्टेट ऑफ होमर्ज अंतरराष्ट्रीय रास्ता कैसे हो सकता है। ये बात ये थी कि ईरान को शुरुआती से पंगु रखा गया, उनको कभी भी सैन्य ताकत से मजबूत नहीं करने होने दिया गया और हमेशा दबाव बनाकर खाड़ी के देशों का तेल का दोहन अमेरिका करता रहा। उधर से तेल निकाल निकाल कर अमेरिका में ले जा करके जमीन के अंदर बनाए गए उनके भंडार में वो डालता रहा। नहीं तो अमेरिका के पास इतना तेल कहां से आ गया। तो आज आप समझिए कि अब ईरान इतनी बड़ी, अंदर ही अंदर ईरान अपने आप को शक्तिमान बनाने की कोशिश करता रहा। धीरे धीरे आज उसकी शक्ति थोड़ी बहुत, मुझे अभी तो ऐसा लगता है कि अगर ये इसी तरह का संभावना बरकरार रहा, अभी तो ईरान अब कई देशों के तेल को, कई देशों के जहाज को छोड़ रहा है, जिसमें वो जो है कुछ टैक्स वैक्स की बात हो रही है। भारत ने भी कुछ पैसे वैसे भर के कई जहाज लाए हैं। तो इसके कारण हमारा जो गैस है वो महंगा हो रहा है और भारत को अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमने इजराइल को फादरलैंड कह दिया। अब इसके कारण जो है अब ईरान को हम कैसे अपना दोस्त बनाए। अभी तक ईरान भारत के खिलाफ कोई विशेष रूप से मतलब दुश्मनी नहीं कर रहा है, पर वो जो दोस्ती थी, जो जिसका हम बहुत अच्छा अंतर्राष्ट्रीय फायदा उठा सकते थे, आज हमको कोई दिक्कत नहीं होती, युद्ध होता रहता अपनी जगह और हम नेचुरल बनकर जो काम कर सकते थे उसको एक तरफा अमेरिका और इजराइल से दोस्ती निभाने के चक्कर में हमने बर्बाद किया है, जिसका खामियाजा देश भुगत रहा है।
तो ईरान आज के डेट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और जो जलडमरू मध्य भी हिंदी में कहा जाता है उस जगह को, तो उसको ब्लॉकेज करने में सक्षम है। बहुत उसका नजदीकी मामला है, वहां पर वो बहुत तरह की पहले से ही कवायद कर चुका है, कई बारूदी सुरंगें लगा चुका है, जो ट्रिगर पे विस्फोट हो जाएगी जहाज तुरंत डूब जाएगा। तो ऐसे भी जहाज के मालिक वहां से जहाज निकालना नहीं चाह रहे, वही जहाज निकल रहे हैं जिसको ईरान परमिशन दे रहा है। तो उस समय जब ये जहाज निकल रहा है तो वहां पे ईरान का झंडा जहाज पे लगा दिया जाता है, ताकि वो ये परमिशन ईरान से मिला हुआ जहाज जो है भारत की तरफ। अभी आज एक कल न्यूज आ रही थी कि 48,000 टन एलपीजी लेकर एक जहाज जो है वो मुंबई बंदरगाह पहुंचने वाला है। तो बताया कि भाई हम तो बोले कि भाई भाजपा वाले पीछे से धक्का मार रहे हैं, और सभी भक्त जो है ताली और थाली बजाकर जहाज को बंदरगाह में लाने की कवायद शुरू कर दी। इसके बाद देखते हैं क्या होता है। गैस की तो बहुत बड़ी समस्या है देश में, क्योंकि हम लोगों ने चूल्हों को बंद करके जो है मतलब गैस को प्राथमिकता दिया, जबकि हम भारत की सरकार को अच्छे से पता है कि गैस का उत्पादन भारत में नहीं होता है। तो जब आत्मनिर्भर भारत का जो ये 11-12 साल से जो ढोंग कर रहे सरकार, वहां कहीं ये फिट नहीं बैठता। आज हम आत्मनिर्भर क्या, तो हमारे खाने का वांदे पड़े हुए हैं। अब के दामों में 1,000 रुपए तक की जो सिलेंडर, कितना असर पड़ेगा? पूरा असर पड़ेगा। लोग को खाने का बहुत परेशानी होने जा रहा है। आप देखिए जो मजदूर बाहर रहते थे उनको छोटू सिलेंडर दिया गया, छोटू सिलेंडर का दाम 800 रुपया। भाई मजदूर कैसे ये करेगा उस पर? और अगर मजदूर करेगा नहीं तो सैलरी बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी तो लोड बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा तो हर तरफ मतलब आप समझ लीजिए कि एक मारामारी शुरू हो जाएगी। और दूसरा चीज है कि इसकी आड़ में दूसरे लोग भी आपदा में अवसर उठाने के चक्कर में लग जाएंगे। जो चीज का दाम नहीं बढ़ना चाहिए, सरकार रेगुलाइज करती है चीजों के दामों को। अब इसको कैसे रेगुलाइज करेगी, ये बड़ा मुश्किल मामला है, ये बहुत मुश्किल हो रहा है। सरकार अब इसको क्या पहल कर सकती है? तो भारत सरकार ने जो किया है उसका खामियाजा तो जनता को उठाना पड़ेगा। और अब सरकार के हाथ में कुछ ज्यादा है नहीं, क्योंकि ये मेरे पास का मामला ही नहीं है। गैस बिल्कुल तरह से दूसरे देशों पर हम आत्मनिर्भर है। वहां के जो फैक्ट्रियां हैं उसमें मिसाइल मारा गया है, वहां उत्पादन कम हो चुका है। वहां इस बार तो अंदाजा ये भी था कि यूरिया बहुत कम भारत को मिलेगा, क्योंकि अमोनिया जो हम बाहर से लाते थे, तो अमोनिया के प्लांट पे जो है रॉकेट मारा गया है कतार में, जिससे अमोनिया प्लांट से अमोनिया मिलना मुश्किल हो गया है। तो इस सब ये जो पूरा मामला वैश्विक मामला है, इसमें भारत पे तो बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। यहाँ पे जो है वर्ल्ड का आप जो है एक समझो कि 20% लोग भारत में ही रह रहे। अरे 800 करोड़ की आबादी है ना वर्ल्ड की, 150 करोड़ हम ही लोग हैं। तो आप 20% लोग यहाँ रह रहे हैं, तो आप समझिए कि कितना बड़ा असर भारत पर पड़ेगा। कोई भी वर्ल्ड में कोई भी घटना होती है तो उसका सीधा असर भारत पे पड़ता है। इस बात को हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि अरे वो तो रूस और यूक्रेन में लड़ रहा है, मेरा क्या है। अरे लड़ तो रूस और यूक्रेन रहा है, लेकिन तुम्हारा शेयर बाजार कैसे गिर रहा है? तो ये बाजार इसलिए गिरता है क्योंकि उसका असर दूसरे देश पर पड़ता है, फिर उसका असर हम पर पड़ता है। तो हमारे उत्पादन भी दूसरे देश में बिकने जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम खुद से ही सारा चीज तैयार करते हैं और खुद पे आत्मनिर्भर है। तो ये आत्मनिर्भर बनते अगर तो बहुत अच्छा था। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जब देश आजाद हुआ तो कवायद शुरू हुई थी। वो कवायद आज के डेट में वैश्वीकरण के बाजार में राजीव गांधी के बाद तो ऐसी ऐसी सरकारें, राजीव गांधी ने थोड़ा द्वार खोला और इन लोगों ने तो पूरा खोल दिया। 100% FDI। भैया आओ हमारे देश को लूट करके अपने देश को लेके जाओ, यही तो नीति है हमारे सरकारों की। तो हम आत्मनिर्भर कभी बन ही नहीं पाए, तो इसका खामियाजा तो हमको भुगतना पड़ेगा।